जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज से नए चैप्टर नए तरीके से चालू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। देखिए, इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले हमने मेंडल के इनहेरिटेंस के रूल्स वगैरह सब पढ़े इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में। इसके बाद में हमने वहां पे ये चीज भी जाना था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, मतलब बाद में उसको मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी चीजें समझ में आती हैं कि हाँ, जीन नाम की कोई चीज होती है, पर जीन क्या होता है, आरएनए में होता है या डीएनए में होता है, ठीक है, या दोनों में होता है। तो ये सब चीजों के लिए खोज के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया। ठीक है, मतलब खोज के लिए नहीं बल्कि खोज करने के बाद बनाया गया ताकि हमें सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके। खोज हुई, अपने अपने समय पे खोज हुई। तो हम वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हमने डीएनए बोला है या फिर आरएनए बोला है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। किसकी खोज कैसे हुई, कौन सा एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, क्या दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं या फिर अलग अलग जीवों में दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। इन सब चीजों को हम अच्छे से आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम इसमें बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उन सभी वीडियोस में आपको एक कंसेप्ट बना रहेगा कि आखिर इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये किस सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, साथ में इस पूरे चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर नीट में क्वेश्चंस आते रहे, पूछते जाते हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं कि किस इस तरीके का जो कंसेप्ट है या जो प्रपोजल है या जो सजेशन है इसने किसको दिया था या इसको किसने डिस्कवर किया, ऐसे वाले क्वेश्चन जो भी हैं। ठीक है, तो हम साइंटिस्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। साथ में अगर आप क्लास 12 से हो तो क्लास 12 के अकॉर्डिंग भी पूरे टॉपिक डिटेल में दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे, आपको नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से जो नोट्स है उस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने पास रख लीजिए या फिर आप करिए कि कॉपी लेकर के आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिक कंसेप्ट हमारे पास में क्या है? कंसेप्ट ये है कि दो प्रकार के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए के नाम से जानते हैं, या फिर दूसरा हमारा होता है डेऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लिक एसिड बोले या जेनेटिक मटेरियल बोले तो हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी पृथ्वी में लिविंग ऑर्गेनिज्म सब में मौजूद होता है। ठीक है, फिर चाहे वो कुछ नॉन लिविंग सिम्टम्स को शो करने वाले वायरसेस ही क्यों ना हो, है ना, क्योंकि वो ना तो लिविंग में काउंट किया जाता ना ही नॉन लिविंग में काउंट किया जाता, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। उसमें भी जेनेटिक मटेरियल अगर है, कोई न्यूक्लिक एसिड है तो वही आरएनए होगा या फिर क्या होगा, डीएनए होगा। ओके, अब हम देखिए बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट। हम इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस सीक्वेंस में चैप्टर चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लेंथ ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। अलग अलग जीवों में कुछ जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेज वगैरह, इनमें देखेंगे, कुछ बैक्टीरियाज में देखेंगे, फिर ह्यूमन बीइंग में देखेंगे या फिर दूसरे जीवों में देखेंगे कि उनकी बॉडी में जो टोटल डीएनए की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है और लेंथ को अगर काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, ये कंसेप्ट देखेंगे। फिर आएंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, न्यूक्लियोटाइड चेन बोले तो मतलब जो अभी हमने पढ़ा ना, ऑक्सी या फिर जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं या फिर उसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बनते हैं, तो ये सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, चेन बनती है कैसे, इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है हमारा। ठीक है, तो डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं और फिर कितने हेलिक्स के होते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल डीएनए होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिसको हम साइलेंट फीचर्स के नाम से जानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फिर डीएनए जो होता है वो पैक कैसे होता है, अगर जो सेल के अंदर होता है इतना लंबा डीएनए, जिसे हमने लेंथ भी पढ़ रखा है, उसकी संरचना भी पढ़ ली। ठीक है, और उसके हमने जो डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, तो उसके हमने फीचर्स भी पढ़ लिए। तो अब हम ये पता करेंगे कि आखिरकार वो पैक कैसे होता है। एक छोटी सी सेल जिसको हम देख नहीं सकते, उस सेल के अंदर इतना सारा डीएनए कैसे पैक हो जाता है, किस रूप में होता है। तो डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स हम ये अब डिस्कवरीज में आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स क्या है, प्रकार की डिस्कवरी है, ये पता करने के लिए कि आखिरकार जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है, आरएनए है या फिर डीएनए है या फिर और जो दूसरी प्रकार की जो सुगर्स हैं वो सुगर्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिरकार डीएनए हो है या फिर आरएनए है, क्या है वो जेनेटिक मटेरियल जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ इनहेरिटेंस नाम की चीज होती है,
कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, तो वो किसके थ्रू प्रोसेस होती है, वो प्रोसेसिंग पूरे जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो पता करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत आया है। तो उसके बाद प्रूफ फॉर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक प्रूफ ला करके दिया गया हर्शे एंड चेज के द्वारा, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया, ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है ना प्रूफ किसके द्वारा, फाइनल प्रूफ जिसको हम बोलते हैं, तो फाइनल प्रूफ हर्शे एंड चेज के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया, दिया गया था उनके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्योंकि अगर पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, वो डीएनए है, क्या है, डीएनए है, तो आप डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी, पर हमने यहाँ पे सिर्फ डबल हेलिकल डीएनए के बारे में पढ़ा था। अब एक्चुअल में डीएनए या फिर और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज आरएनए, इनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में चलने वाला चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा जिसको फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था, दिया था कि किस तरीके से डीएनए से डीएनए बन के तैयार होता है जिसको हम रिप्लिकेशन बोलते हैं, या फिर डीएनए से एमआरएनए बन के तैयार होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या फिर एमआरएनए से फिर से नए आगे चल के क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती है, प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो वो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो ये तीनों चीजों को किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, जिसको ये जिसके माध्यम से बताया था, जिस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया था उसी को हम बोलते हैं मूल सिद्धांत हिंदी में, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंट्रल डोगमा, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा पढ़ने के बाद तुरंत हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब जैसे एमआरएनए बन के तैयार होता है तो उसमें हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कोडांस होते हैं, और चूंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो इसलिए उसमें कोडांस के बारे में स्टडी करना काफी आसान था। तो अब एमआरएनए में क्या पढ़ेंगे बेटा, हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगर जेनेटिक कोड थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, तो बोलिए म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन नाम का जो टॉपिक है वो भी यहीं पे कवर करेंगे। जैसे म्यूटेशन कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे। किस में जाएंगे, ट्रांसलेशन पे। जब हम ट्रांसलेशन पे जाते हैं तो उसके पहले हमें ये पता चलता है कि ट्रांसलेशन करवाता कौन है, बोले टीआरएनए करवाता है। तो पहले काम करते हैं टीआरएनए के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बना होता है, क्या होता है, टीआरएनए के बारे में जानते हैं। तो जिसको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, टीआरएनए पढ़ेंगे। फिर टीआरएनए से क्या पढ़ेंगे हम, जैसे टीआरएनए पढ़ लिया तो बाकी हमारे पास एमआरएनए आ गया, टीआरएनए आ गया, ठीक है। अब दोनों जब आ गए तो इन्हीं के माध्यम से क्या बनने वाली है, पॉलीपेप्टाइड की चेन, दैट मींस प्रोटीन बनने वाली है। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे ट्रांसलेशन हो जाता है तो अब इसके हम इस पूरी प्रोसेस को जो यहां से लेकर के यहां तक चली है, सेंट्रल डोगमा वाली जो पूरी प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। कोई भी जीन होता है तो जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, पहले वो एमआरएनए बनाता है, फिर एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। फिर प्रोटीन वो उस पर्टिकुलर जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी की या फिर फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होता है उसको एक्सप्रेस करता है। तो उसके जीन का जो एक्सप्रेशन, उस जीन के एक्सप्रेशन को हम रोकना चाहे तो कैसे रोक सकते हैं, या फिर उसको और बढ़ाना चाहे तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी में अपने आप नॉर्मली चलता रहता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, जीन रेगुलेशन कितने स्टेप में किया जा सकता है, ये सब चीज जानेंगे। फिर उसके बाद इसी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए एक मॉडल दिया गया था लाइकोपेरान, ठीक है। तो लाइकोपेरान मॉडल भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लाइकोपेरान के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है बेटा वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसको हम HGP भी बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में भी पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इसके एम क्या था, फिर इसकी मेथोडोलॉजीज क्या थी, फिर इसके जो अचीवमेंट क्या थे, और फिर इन फ्यूचर में क्या इसके चैलेंजेस वगैरह हैं, है ना। तो बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। फिर साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इट एप्लीकेशन, वो मैंने बोल दिया आपको, यही चीज पढ़ेंगे, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हैं और उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके भी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि डीएनए फिंगर, अगर हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, एमआरएनए के बारे में पढ़ लिया, तो हम ये भी जाने कि आखिरकार इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो उसी जो डीएनए का या फिर एमआरएनए को जो हमने पढ़ा है उसका यूज करेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फिर अनदर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर पेरेंटल केसेस होते हैं, है ना, पैटर्निटी जिसको बोलते हैं। तो पैटर्निटी वाले जो केस होते हैं, इनको केस को सॉल्व करने के लिए हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम की जो तकनीकी है, इस तकनीक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैंने आपको सिर्फ चैप्टर में क्या है, कैसे पढ़ना, एक टॉपिक आपस में कैसे लिंक्ड है, इनके बारे में मैंने आपको समझाया, बताया, ताकि आपको चैप्टर का एक हाथ क्लू आ जाए, मतलब हाथ में क्या आ जाए, क्लू आ जाए, जिससे आप पता कर सको कि अच्छा ये चैप्टर में इस तरीके के टॉपिक्स हैं और इसको इस तरीके से हमें डील करना है, और ये वाला टॉपिक इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है।
ओके, तो आशा करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। अब हम और आगे बात करेंगे सम बेसिक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में। जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और जिनसे ऊपर या तो क्लास 12th में या फिर नीट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पहला है बेटा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। इनने क्या किया था, सबसे पहले डबल हेलिक्स जो डीएनए का मॉडल होता है उनको बताया था कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, मतलब उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। बल्कि उसके लिए इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, सिर्फ क्या किया था, प्रपोजल दिया था कि हाँ डीएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के एक और काम किया था, एक और प्रपोजल दिया था, उसका नाम था मॉडल फॉर द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। बोले अब अगर इनने बोल दिया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो फिर इनने एक और प्रपोजल दिया कि जो डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होता है तो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो क्योंकि हमने पढ़ा कि फ्रांसिस क्रिक नाम का जो साइंटिस्ट है उसने सेंट्रल डोगमा भी दिया था। क्या दिया था, सेंट्रल डोगमा का जो कंसेप्ट है उसी फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। तो फ्रांसिस क्रिक मतलब बहुत सारे काम किया है, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था, यहाँ पर भी साथ में मतलब जेम्स वाटसन के साथ में अपना प्रपोजल दिया। फिर जेम्स वाटसन के साथ में यहाँ पर भी प्रपोजल दिया। किसका प्रपोजल दिया, बोले सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का प्रपोजल दिया। तो उसके बाद में सेंट्रल डोगमा भी इसी ने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने। इसके बाद में एक चीज और प्रपोज किया कि प्रपोज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए कैसे काम करता है ये भी किसने बताया, फ्रांसिस क्रिक ने ही बताया है, ठीक है। तो इतने सारे काम करके दिया किसने, फ्रांसिस क्रिक ने, और उसके साथ में मिलकर के कुछ काम जेम्स वाटसन ने भी करवाए, ठीक है। तो ये चीज, इतनी सारी चीजें इन लोगों ने मिलकर की। फिर उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट, दूसरा है एरिविन चारगाफ। चारगाफ को हम बोलते हैं कि चारगाफ ने एक पर्टिकुलर रूल दिया था, ठीक है, जिसको हम चारगाफ रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चारगाफ रूल बोलते हैं, जिसमें हम सम ऑफ प्यूरिन्स और सम ऑफ आयरीमेडियंस का जो रेशियो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये इन्हें रूल दिया था, ठीक है। और इसके मतलब 2 रूल है। एक और रूल था कि जो एडेनिन होगा वो थायमिन के बराबर होगा, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन, है ना। और जो अमाउंट ऑफ साइटोसिन होगा वो अमाउंट बराबर होगा अमाउंट ऑफ ग्वानिन के बराबर होगा, है ना। तो ये 2 रूल दिए थे एविन चारगाफ। फिर आता फ्रेडरिक ग्रिफिथ आते हैं, जिनने क्या किया था, मैंने पहले बताया, वहां पर भी बताया पिछले वाले स्लाइड में, कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का सिद्धांत इन्हें दिया था, किस तरीके से ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता है, और उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी बाकायदा इन्हें किया था, ठीक है, सिद्धांत दिया। उसके बाद फिर इस सिद्धांत को केमिकली रूप से किसने प्रूफ करके दिया, तो बोले ओसवाल्ड आवेरी, मैक्लियोड, है ना, कोलिन मैक्लियोड, और दूसरा है मैकार्टी करके, है ना, मैकलिन मैकार्टी। तो 3 साइंटिस्टों ने मिल करके क्या किया था, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, मतलब उसी ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का जिसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, तो उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने उसका बायोकेमिकल नेचर भी प्रपोज करके दिया, मतलब प्रपोज नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट अल्फ्रेड हासे एंड मार्था चेज, ठीक है। मैंने इनको पहले बताया कि इनने पहली बार फाइनलाइजेशन दिया था, या डीएनए का एक मेच्योर प्रूफ दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा, डीएनए है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो अपने खुद एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सजेस्ट किया था कि जो कोडान्स होते हैं वो ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, मतलब ट्रिपलेट ने इस तरीके से कुछ प्रूफ किया था कि 4 की पावर 4 इंटू 4 मतलब 4 की पावर 3 ऐसे किया था, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं, बोले 64 कोडान्स होते हैं। ये प्रूफ किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने करके दिया था, ठीक है। फिर इसी के बाद एक और हमारे भारतीय मूल के जो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हरगोविंद खुराना। इनने पहली बार जो आरएनए होता है ना, उस आरएनए को केमिकली रूप से सिंथेसाइज किया था, ठीक है। डेवलप्ड केमिकल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद करिएगा, भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट और आगे बात करने वाले हैं, एक नेक्स्ट 10th नंबर के साइंटिस्ट है जो वो है मार्शल नीरेनबर्ग। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया था, इन्हें आर्टिफिशियल प्रोटीन की सिंथेसिस की थी, है, कई प्रकार के प्रोटीन्स को इन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। फिर आता बेटा जैकोब एंड मोनोड, इनने दिया था ओपेरान मॉडल, किस जो जैसे लैब ओपेरान मॉडल हमने पढ़ा था ना पीछे, तो इस तरीके जितने भी ओपेरान मॉडल होते हैं उस वो ओपेरान मॉडल को किसने दिया था, जैकोब एंड मोनोड ने। इन दोनों ने मिल करके साइंटिस्ट, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने मिल करके कंसेप्ट दिया था कि ओपेरान नाम की भी कोई चीज होती है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर बैक्टीरियल बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के अंदर होती है, और वो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी चीज किस तरीके से रेगुलेट होगी, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, उन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, यही जैकोब एंड मोनोड के द्वारा जो दिया गया लव ओपेरान मॉडल है। इसी प्रकार से जो अदर ओपेरान मॉडल होते हैं वो सब अपने अलग अलग कैरेक्टर को या फिर अलग अलग एंजाइम बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए वो रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर के साइंटिस्ट डॉक्टर एलेक्स जेफरे, जिनने डेवलप किया था टेक्निक किसकी बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लास्ट का टॉपिक जो हमने पढ़ा था अभी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि लास्ट का जो हमारा टॉपिक होने वाला इस चैप्टर का वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये भी यहाँ पे लास्ट है, मतलब कि इन साइंटिस्टों ने बताया था कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे लिए सहायक हो सकती है, और उसलिए इसको उन्होंने डेवलप भी किया था, है ना। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको पूरे डेवलप करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।